Dear learners, welcome to Sim India Technical Education Platform. I'm Edison, your mentor here. Today's topic of discussion is viscosity. So let's start it. Today's presentation includes prerequisites, that means the things that you need to learn before starting this topic. After that, introduction about today's topic. Then we will discuss on this viscosity, means absolute viscosity. Further, we go through this unit of viscosity, and then kinematic viscosity. After that, we will discuss this viscosity measurement, and further we go through this effect of temperature on lubricant viscosity, and at the last, related question with this topic. So let's proceed. So before going through this viscosity, so we must know what is fluid. सबसे पहले हमें फ्लूइड के बारे में जानना चाहिए, ये फ्लूइड क्या होता है और ये किस तरीके से विस्कोसिटी से रिलेटेड है, या विस्कोसिटी इस फ्लूइड से किस तरह से रिलेटेड है। तो हो सकता है आपने पहले भी फ्लूइड्स की कुछ डेफिनेशंस पढ़ रखी हो कहीं से। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर बहने का गुण होता है, मीन्स फ्लूइड फ्लोज अंडर सर्टेन applied forces or external forces. It may be shear stress also. So any kind of matter which can flow under external forces is comes under this category called fluid. उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे आपका बहुत ही नॉर्मल एनी काइंड ऑफ लिक्विड लाइक वाटर, मिल्क, lubricant, juice, anything, and gases also comes under this category. Gaseous state of matter also comes under this category, fluid. And sometimes we also consider this gels in this category, means gel are also having the nature of or quality of flowing under certain conditions. So this is all about the fluids. Further, if we talk about the types of categories of fluids, so we categorize these fluids in two basic categories. One is basically Newtonian fluids and another is non-Newtonian fluids. तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं। सो न्यूटन हैज गिवन अ mathematical expression, a law of Newton regarding this fluids. So those fluids are called Newtonian, which follow the rules of this Newton's law of viscosity, which follows the Newton's law of viscosity, that fluids are comes under this non Newtonian fluids, and non Newtonian fluids जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। बात करेंगे कि विस्कोसिटी क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्लूइड्स क्या है जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो फ्लो करते हैं ड्यू टू अंडर सर्टेन काइंड ऑफ फोर्सेस दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। जब वो मूव करते हैं तो क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, और इसी डायग्राम के थ्रू हम विस्कोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एक फ्लूइड, ये आप देख सकते हैं जो इन बॉल्स के फॉर्म में है। सो बॉल्स को हम एक तरह से मॉलिक्यूल समझ सकते हैं लिक्विड के या फ्लूइड के। सो दिस इज बेसिकली fluid or liquid, or you can see here talking about the lubricant, so you can consider it is lubricant. So this is fluid. यहाँ पर हमारी ये एक स्टेशनरी प्लेट है, स्टेशनरी सरफेस है, रुकी हुई सरफेस है।
और ऊपर की तरफ हम एक सरफेस ले रहे हैं जो हम कह रहे हैं मूविंग प्लेट या मूविंग सरफेस जो मूव करेगी। सो मीन्स यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका फ्लूइड है इन दो सरफेसेस के बीच में है, एक सरफेस जो स्टेशनरी है, फिक्स है, और एक सरफेस जो हमारी मूव कर रही है। तो आप देखेंगे कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड की जो लोअर लेयर है, ये फ्लूइड की लोअर लेयर हमारी इस स्टेशनरी प्लेट के से क्या होगी, स्टिक कर जाएगी ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस, ये इसके साथ चिपक जाएगी। तो क्या होगा कि जो स्टेशनरी प्लेट है इसके साथ जो चिपकी हुई जो लेयर है लुब्रिकेंट की या फ्लूइड की, वो भी क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। इसके बाद हम ऊपर की तरफ अगर आते हैं तो जो मूविंग प्लेट है या मूविंग सरफेस है उसके साथ ही अपर लेयर ये क्या करेगी, ड्यू टू एडहेशन एडहेसिव फोर्सेस की वजह से क्या हो जाएगी, ये लेयर इसके साथ स्टिक कर जाएगी। तो फिर इस अपर लेयर और अपर जो मूविंग प्लेट है इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। नाउ व्हाट विल डू, वी जस्ट अप्लाई अ फोर्स P टू दिस मूविंग प्लेट। हम क्या करेंगे, इस प्लेट को मूव कराने के लिए एक फोर्स P अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो अपर प्लेट है, जो मूविंग प्लेट है, इसका हमने एरिया, प्रोजेक्शन एरिया क्या लिया है, ए लिया है। तो जब हम इस प्लेट पर P फोर्स अप्लाई करेंगे, ए एरिया पे काम करेगा, तो इसकी वजह से एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, और जिसकी इस फोर्स की वजह से सपोज करते हैं कि जो प्लेट है वो u वेलोसिटी से सपोज करिए मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इन दोनों प्लेट के बीच में, यानी स्टेशनरी प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हमने कंसिडर किया है स्मॉल h, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दिस इज द गैप बिटवीन दिस स्टेशनरी प्लेट एंड मूविंग प्लेट। यहाँ पर हमने एक चीज़ और आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर हम आर्बिट्री इस दोनों लेयर के बीच में कोई भी एक लेयर और कंसिडर करते हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पर u1 मान लिया और फिक्स प्लेस इसकी डिस्टेंस h1, यानी h1 डिस्टेंस पर एक लेयर कंसिडर की और इसकी वेलोसिटी हमने u1 मान ली। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह पर, यानी इस फिक्स प्लेट से कितनी भी हाइट पर आप अगर वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो ये आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से बहुत ही क्लियर बात हो जाती है कि जो प्लेट स्टेशनरी, जो लेयर स्टेशनरी प्लेट के साथ फिक्स है वो रुकी हुई है, इसके बाद वेलोसिटी 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 ये सब धीरे धीरे मूव करती चली जाएंगी। तो यानी इन अलग अलग लेयर्स पर वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, जिसको आप यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो अभी आगे हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है कि क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विस्कोसिटी है क्या। तो विस्कोसिटी बेसिकली क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है या रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि फ्लूइड की जो आपस की लेयर्स है एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को रोकने की टेंडेंसी रखती है। मीन्स इट इज अ बेसिकली अ रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लूइड एंड इट एक्चुअली try to um, stop the motion of the other adjacent layer. So this is called basically fluid viscosity, और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, वो देखिए क्या कहता है। अगर इस पर हम बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर एक फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करें, यानी जो प्लेट पे हमने P फोर्स लगाया था और यहाँ पर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट था इस लेयर के साथ वो ये था, तो अगर यहाँ से हम कंसिडर करें तो जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया है, या कह सकते हैं जो शियर फोर्स है, वो क्या आ जाएगा, P/A, P/A। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रेट ऑफ शियर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो रेट ऑफ शियर मीन्स कि इस h हाइट पर कितनी वेलोसिटी, अगर यूनिट टाइम में बात करें तो ये अगर यूनिट टाइम की अगर वेलोसिटी इस प्लेट की u है तो यूनिट टाइम में ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, u डिस्टेंस कवर करेगा। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, u, ये आपका h है। तो जो आपका रेट हो गया, यानी कि जो स्लोप हो गया, वो क्या हो जाएगा, u by h. So that is basically your rate of shear. So according to Newton's law of viscosity, this tangential force per unit area is directly proportional to this rate of shear. So means P/A is directly proportional to u/h, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। This is according to Newton's law of viscosity। और ध्यान देने की वाली बात यह है कि जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये एप्लीकेबल है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए, जिनके लिए हम मानते हैं कि आइडियल फ्लूइड्स हैं। तो उनकी कुछ आइडियल फ्लूइड्स की कंडीशंस होती है
उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक हमारा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस P बाई ए इक्वल्स टू म्यू यू बाई एच, और इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। So now you can see it here, if I try to rearrange this expression, so now P equals to mu A u over h. So this is basically Newton's law of viscosity. अगर हमारी जो velocity है, if the velocity distribution is non-linear, so that this equation will change little bit, and now it will get the form like this. So now it becomes P equals to mu A du over dh. So this is now the Newton's law of viscosity here. Now move forward. This viscosity unit, इस viscosity का यूनिट क्या है, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, तो देखते हैं इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अभी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को देखा है, इसी को यूज़ करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपने अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा है उसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं, एंड नाउ वी जस्ट ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ म्यू। So mu in terms of these parameters, so mu equals to P H A U। तो अगर हम इसका यूनिट निकालें SI यूनिट, तो जितने भी ये पैरामीटर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन सारे पैरामीटर्स के हम SI यूनिट्स रख देते हैं। सो P इज द फोर्स, सो यू कैन राइट हियर न्यूटन, H is the distance, so the unit is here mm, A is the area, so the unit is here mm square, U is the velocity, so the unit is here meter mm per second. We are considering here distance in terms of mm only. This mu is also known as absolute viscosity. तो फर्दर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन mm स्क्वायर, और न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड मेगा पास्कल। आपको पता है पहले से क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल एंड सेकेंड। सो नाउ द SI यूनिट फॉर दिस विस्कोसिटी इज मेगा पास्कल सेकेंड और न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वायर। फर्दर इफ टॉक अबाउट द अदर यूनिट ऑफ दिस विस्कोसिटी, आपने हो सकता है नाम सुना हो, जिसको हम बोलते हैं पॉइज। सो वेरी पॉपुलर यूनिट ऑफ दिस विस्कोसिटी इज पॉइज, and it is actually dyne second per centimeter square. Poise is actually dyne second per centimeter square। तो ये CGS सिस्टम के अंदर है। तो अभी हम आगे इसको और बात करते हैं कि पॉइज अगर हम बात करें तो पॉइज अपने आप में काफ़ी बड़ी यूनिट होती है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द विस्कोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीपॉइज। सेंटीपॉइज, तो सेंटीपॉइज मीन्स स्मॉलर यूनिट ऑफ दिस पॉइज। तो 10 to the power -2 पॉइज, दैट इज 1 सेंटीपॉइज इक्वल्स टू। तो इसको हम फर्दर ट्राई करते हैं, आगे देखते हैं। तो 1 सेंटीपॉइज इक्वल्स टू 10 to the power -2 पॉइज, और पॉइज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इफ आई वांट टू जस्ट फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन दिस यूनिट ऑफ दिस पॉइज एंड दिस SI यूनिट, दैट इज मेगा पास्कल सेकेंड और न्यूटन सेकेंड पर mm स्क्वायर। सो एक कन्वर्जन फैक्टर आता है, कैसे आता है उसको हम बात करते हैं कि अगर हम इस फोर्स का जो यूनिट यहाँ डाइन लिखा हुआ है, अगर इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लें, सेकेंड इज विल बी सेकेंड एंड सेंटीमीटर स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू mm स्क्वायर। सो नाउ if I just try to make it change, so 1 dyne equals to 10 to the power -5 Newton. So instead of this dyne, I can replace this 10 to the power -5 Newton. So 1 centipoise 10 की power -2, and further we multiply 10 की power -5, so now it becomes -7. And if I convert this centimeter in mm, so it is as it is in denominator, so 1 mm is equal to 10 की पावर -1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसको जो हम फिर से कंसिडर करेंगे, सो नाउ इट बिकम्स 10 टू पावर -9। सो अगर हम बात करें 1 सेंटीपॉइज,
equals to 10 to the power minus 9 Newton second mm square directly or megapascal second. So by this way, by multiplying this factor 10 to the power minus 9, you can convert your centipoise unit of viscosity into this SI unit, that is megapascal second or Newton second mm square. So you need to only learn this, keep in mind this factor 10 to the power minus 9. यहाँ पर एक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो जैसा कि बताया कि जो अभी बात कर रहे थे हम लोग वो म्यू की, दैट इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो इसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है ये एक रेशियो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और लुब्रिकेंट की डेंसिटी का। सो इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड हियर बाय जेड के, एंड नाउ इन दिस केस वी आर टेकिंग दिस absolute viscosity denoted by Z only. So now kinematic viscosity Zk equals to Z over rho. So this is the relation between kinematic viscosity and dynamic viscosity. विस्कोसिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? ये जो विस्कोसिटी है कैसे मेजर करेंगे कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है? तो इधर भी perform this parallel plate experiment, but it is not easy. So there are some methods that are being used for calculating viscosity, for measuring viscosity. तो यहाँ पर आप एक इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, अभी इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले जो बात करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है विस्कोमीटर्स। मीन्स द इंस्ट्रूमेंट being used for measuring viscosity, liquid viscosity, is called as viscometers. So basically broadly there are three basic types of viscometers. Sevolt viscometers, ये mostly USA के अंदर यूटिलाइज होते हैं, and another is Redwood viscometer, it is being used in United Kingdom, UK, एंड एंगुलर विस्कोमीटर्स, ये इस पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में यूज होता है। तो दीज आर द बेसिक 3 काइंड्स ऑफ विस्कोमीटर्स जिनको हम यूज करते हैं, और कैसे ये वर्क करते हैं इन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सेवोल्ट विस्कोमीटर की, कि सेवोल्ट विस्कोमीटर कैसे काम करता है, कैसे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को ये क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं, दिस इज द कैपिलरी सेक्शन, जहाँ पर एक फिक्स डायमेंशन का कैपिलरी होता है। कैपिलरी मीन्स बेसिकली अ स्मॉल डायमीटर पैसेज, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। तो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन की एक कैपिलरी सेक्शन है, ये रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक वॉल्यूम स्टोर करने के लिए एक पोर्शन है, जहाँ पर हमारा जो भी लिक्विड है उसको हम इसमें स्टोर करते हैं। So you can see it here, stop mark, and you can here see this start mark. So in between these two marks, start mark and stop mark, इन दोनों के बीच में ही हम अपना lubricant रखने नहीं, this will be the volume of lubricant that we will keep inside this। और यहीं पर एक चीज़ और हम बात करते हैं कि चूंकि अभी आगे बात करने वाले हैं कि विस्कोसिटी किसी भी लुब्रिकेंट की टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो किस टेम्परेचर पर आपको विस्कोसिटी मेजरमेंट करना है, तो इस पूरे सेक्शन का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है वो भी हम ध्यान रखते हैं। नहीं कि जिस टेम्परेचर पे भी आपको विस्कोसिटी मेजर करनी हो, इस पोर्शन का टेम्परेचर उतना हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही ये क्या होता है, लिक्विड यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, इस कैपिलरी से नीचे आता है और यहाँ स्टोर होता है। तो इतना जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट है, इसको इस कैपिलरी से नीचे आने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं विस्कोसिटी। तो सेबोल्ट मेथड की अगर बात करें, सेबोल्ट यूनिवर्सल विस्कोमीटर की बात करें, तो जो वॉल्यूम यहाँ पर लेते हैं वो होते हैं 60 सेंटीमीटर क्यूब। जी, 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम
we will consider for any lubricant that you want to just measure its viscosity. तो इसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे और इस कैपिलरी के थ्रू हम पास करेंगे, और जितना भी टाइम आएगा, जो टाइम हम नोट करेंगे इसको पूरा इंटायर जो 60 सेंटीमीटर की वॉल्यूम को इस पोर्शन पे आने पर, उस टाइम को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे सेकेंड्स में। और इसके बाद इन सेकेंड्स को बोलते हैं हम लोग सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स, मीन्स SUS। तो यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिलेशन है जेट के, यानी इस लुब्रिकेंट की जो डायनेमिक विस्कोसिटी होगी वो इस तरह से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू आती है 0.22 T - 180/T, वेयर T इज द SUS सेबोल्ट यूनिवर्सल सेकेंड्स। तो यहाँ से टाइम जो आएगा उस टाइम को यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, टाइम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी उस लुब्रिकेंट की जिसका हमने यहाँ पर टेस्ट परफॉर्म किया है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आगे अदर जो मेथड्स हैं, रेडवुड मेथड है वो कैसे काम करता है, एंगुलर मेथड के थ्रू कैसे विस्कोसिटी हम लोग मेजर करते हैं। सो लेट्स मूव। तो अगेन if you talk about this redwood universal viscometer, so redwood viscometer use only 50 centimeter cube of volume, इतना वॉल्यूम हम लोग यूज करते हैं इस रेडवुड विस्कोमीटर के अंदर। और सेम प्रोसीजर के थ्रू, यानी कि हम जो भी टेम्परेचर मेंटेन करना है वो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, इसको हम इस मार्क्स तक ले जाएंगे, इस मार्क्स से इस मार्क्स के बीच में फिल अप करके रखेंगे। ऊपर खींचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सक करते हैं, तो सक करेंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा, जैसे ही इस मार्क पर आता है वैसे ही इसको बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम लुब्रिकेंट ऑयल का ले लिया। नाउ वी रिलीज इट एंड अगेन वी यूज दिस क्लॉक and calculate the time. So only the difference is of this volume. After that, in angular viscometer, viscosity actually measured in terms of angular degrees. Okay, so it is basically relative kind of thing. तो जो अब आप देख सकते हैं, तो इसके क्या करेंगे, कैसे आएगा एंगुलर डिग्रीज कैसे आएगी, इट इज द बेसिकली रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द ऑयल टू द टाइम टेकन बाय द वाटर फॉर द सेम टेम्परेचर। किसी सेम फिक्स टेम्परेचर पर उस लुब्रिकेंट को आने में कितना टाइम लग रहा है और उतने ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को आने में कितना टाइम लगेगा। तो ऑयल के आने में जो टाइम लग रहा है और जो वाटर के आने में जो टाइम लग रहा है उसका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिग्रीज। So this is basically your angular viscometer which works like this. So these are the some methods being used for measuring viscosity. फर्दर की जैसा हमने बताया कि जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर आपका विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का चेंज हो जाता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल के थ्रू बात करें, अगर आप एक पॉट में सपोज हनी ले लें, शहद ले लें एक रूम टेम्परेचर पे, और उसको ज़रा हिला के देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट विस्कोसिटी मिलेगी। विंटर्स में उसी हनी की विस्कोसिटी आपको अलग मिलेगी, समर्स में उसी विस्कोसिटी उसी हनी की विस्कोसिटी अलग मिलेगी। मीन्स एक्चुअली टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द विस्कोसिटी ऑफ एनी लिक्विड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो इस पे हम बात करते हैं तो क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि विस्कस, जो भी हमने विस्कोसिटी डिस्कस की, तो विस्कोसिटी है क्या। बेसिकली इट इज़ अ रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड। और ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो क्यों आ रहा है, वो लिक्विड की जो दो लेयर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसी की वजह से वो आपका जो रेजिस्टेंस फोर्स है या जो विस्कोसिटी जिसको हम बोल रहे हैं वो जनरेट होता है। तो इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं, इफ वी राइज द टेम्परेचर, so what will happen, that liquid will expand. You know, whenever we supply the heat to any substance, it generally expand. तो expand होता है, यानी डेंसिटी इसकी कम होती है, expand होगा। तो जैसे expand होगा तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दैट विल एक्चुअली डिक्रीज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर।
So now you can check it here. Log of mu means this is your absolute viscosity equals to A plus B by T. A, B are the constants. So now you can see it very clearly. These are the having inverse relation, means temperature will increase, viscosity will decrease. Temperature will decrease, viscosity will increase. यहाँ पर एक चीज और आती है विस्कोसिटी इंडेक्स, जिसको हम बात करते हैं। तो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी इंडेक्स। यानी टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ किस रेट से हमारी विस्कोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम मेजर करते हैं विस्कोसिटी इंडेक्स के थ्रू। इसको हम विस्कोसिटी इंडेक्स बोलते हैं और इसका यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी लिक्विड को विस्कोसिटी इंडेक्स फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पर दो बेस विस्कोसिटी इंडेक्स भी कंसिडर करते हैं कंपेयर करने के लिए। एक विस्कोसिटी इंडेक्स 100 के अंदर कुछ ऑयल्स है जिनमें विस्कोसिटी में चेंज बहुत कम होता है टेम्परेचर चेंज करने पर, और विस्कोसिटी इंडेक्स 0 जिन पे जो है टेम्परेचर चेंज करने में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो इस तरह के दो बेसिक कैटेगरीज के ऑयल्स होते हैं जिन पे एक टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिन पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम है। तो उसको VI0, VI मीन्स विस्कोसिटी इंडेक्स 0 एंड विस्कोसिटी इंडेक्स 100 इस तरह से करते हैं। अब आपको जब कभी भी किसी दूसरे लिक्विड का विस्कोसिटी इंडेक्स निकालना है तो इन्हीं दोनों पैरामीटर्स के बीच में बेस पैरामीटर्स को रख करके हम किसी भी लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी इंडेक्स को मेजर करते हैं। सो today's lecture, now try to discuss the questions related to this topic, that very fundamental question, define viscosity and kinematic viscosity. Further, what are the units of absolute viscosity, viscosity का unit क्या है उस पर हम बात करेंगे, और क्यों विस्कोसिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, इसका आंसर भी आप कर सकते हैं जैसा भी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। And what is viscosity index? So these are the some of the questions that you can now able to write the answers after understanding this content. So that's it for today's lecture. Now further I use this machine design, elements of machine design from by V.B. Bhandari from this McGraw-Hill education publication. Stay at home and stay safe. Thank you very much for watching. See you in next lecture.